मायके से विदा होकर ससुराल आने के बाद सुधा बहू ससुराल की सारी रस्में निभाते निभाते थक कर चूर हो गई थी। वैसे भी लड़कियों की शादी में सप्ताह दिन पहले से ही अनेकों रस्म रिवाज भूखे प्यासे निभाने पड़ते हैं, तो थकान के कारण वो बैठे बैठे ऊँघ रही थी। सुधा को सबने मिलकर उसे अपने कमरे में पहुंचा दिया। उसका मन हो रहा था कि कब भारी भरकम बनारसी साड़ी का लबादा उतार कर कोई हल्के फुल्के कपड़े पहन ले और सो जाए। ऐसा भी वो सोच ही रही थी कि विजय कमरे में घुसते हुए बोले, सुनो, चेंज करने से पहले जाकर माँ के पैर छूकर आओ। सुधा ने सिर झुकाकर कहा, जी अच्छा। सुधा को पता भी नहीं था कि मेहमानों से भरे पूरे शादी के घर में सासू माँ का कमरा कौन सा है। वो लबादा ओढ़े हुए नीचे से ऊपर तक सभी से पूछकर ढूंढती रही। सभी मेहमान महिलाएं दांतों से उंगली दबाए देखती रहीं और सबके मुंह से यही निकल रहा था कि मानना पड़ेगा कि आज के ज़माने में ऐसी बहू मिलना मुश्किल है। सास से मिली तो वो बोली, अरे बेटा, तू क्यों परेशान हो गई? अभी अभी तो सबके पैर छूकर गई थी। मैं जानती हूँ तुझे विजय ने भेजा होगा। जाओ आराम करो, कल सुबह जल्दी उठकर सबको प्रणाम करना होता है। सुधा जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंची। विजय उसे समझाने लगा, देखो सुधा, मेरे लिए मेरी माँ सबसे पहले हैं और मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हें भी इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए। तुम मुझसे पहले और खुद से पहले माँ के बारे में सोचोगी। सुधा ने हाँ में सिर हिलाया और सोचने लगी। विदा करते समय माँ ने भी तो यही नसीहत की थी कि पति और सास के बाद ही उसे अपना ख्याल रखना है। उसे इतनी समझदारी तो थी कि इस बात को समझे। दूसरे दिन विजय के जागने से पहले ही वो उठ गई और सास के बताए नियम को निभाया। आँख खुलते ही विजय ने पूछा, सुधा तुमने? जी मैंने माँ जी के साथ साथ सबके पैर छू लिए हैं और अब जा रही हूँ रसोई घर में चूल्हा छूने। कहते हुए सुधा नीचे चली गई। सुधा हमेशा कोशिश करती थी कि वो पहले सास के लिए कुछ भी करे, फिर खुद के लिए, लेकिन विजय के टोका टाकी से वो शर्मिंदा हो जाती थी। शादी के बाद उसकी पहली वट सावित्री की पूजा थी। माँ ने मायके से सारे घर वालों के साथ उसके लिए भी एक सुंदर सी साड़ी भेजी थी। वो बहुत खुश थी, अपनी साड़ी निकाल कर देख रही थी। तभी बिस्तर पर लेटे लेटे विजय बोल पड़ा, तुम्हारी माँ ने सिर्फ तुम्हारे लिए साड़ी भेजी है या माँ के लिए भी? विजय के मुंह से तुम्हारी माँ संबोधन सुनकर सुधा का चेहरा उतर गया। उसके मन में एक कचोट सी उठी, पर उसने अनसुना कर दिया, नहीं नहीं जी, ऐसा नहीं है। माँ ने पूरे घर वालों के लिए कपड़े भेजे हैं, देखो तो ज़रा। सुधा ने सूटकेस खोला और एक एक करके सबके कपड़े पति को दिखाए। माँ की साड़ी देखकर विजय बोला, मेरी माँ के लिए घटिया साड़ी भेजी है तुम्हारी माँ ने? एक काम करो, ये साड़ी तुम पहन लेना और तुम्हारे लिए जो आई है उसे माँ को ले जाकर दे दो। सुधा कुछ पल के लिए ठिठक गई तो विजय ने टोका, क्या सोच रही हो? सुधा बोली, नहीं कुछ भी तो नहीं, मैं माँ जी को अपनी साड़ी दे दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अब हर समय हर तीज त्योहार पर विजय का यही राग रहता, पहले मेरी माँ के लिए फिर अपने लिए। धीरे धीरे सुधा ने अपने सारे अरमानों को भूलकर अपने लिए सोचना ही बंद कर दिया। पहली बार मायके से बुलावा लेकर छोटा भाई आया था। सुधा ने जाने से पहले विजय को कुछ गिफ्ट खरीदने के लिए कहा, जिसे वो अपने साथ मायके वालों के लिए ले जाना चाहती थी। ये सुनते ही विजय की माथे की लकीरें तन गईं। वो बोला, कोई ज़रूरत नहीं है खरीदने की, यूँ फालतू का पैसा क्यों बर्बाद करना? सुधा बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन मैं एक सुंदर सी साड़ी माँ के लिए ले जाना चाह रही थी। उन्होंने माँ जी के लिए कितनी खूबसूरत सुंदर सुंदर साड़ियाँ भेजी थीं। विजय बिफर गया और बोला, अच्छा तो तुम मुझे ताने सुना रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से अपनी माँ की बराबरी करने की? औकात में रहो समझी। शुक्र मनाओ कि मेरी माँ की वजह से ही तुम यहाँ पर हो। पता नहीं उसने क्या देखा जो तुम्हें उठा लाई अपने से नीचे लेवल के ख़ानदान से। सुधा के अंदर कुछ सुलग सा गया था। जी तो चाहा कि सब कुछ उलट पुलट कर रख दे। उसके अंदर की आग पानी बनकर उसकी आंखों से गिरने लगी। वो नहीं चाहती थी कि उसके भाई को कुछ पता चले, इसलिए खुद को कपड़े की अलमारी में कपड़ा ढूंढने के बहाने उलझाए रखा। मायके आई तो सबने मिलकर ज़ोरदार स्वागत किया। माँ से गले मिली तो दर्द नदी की धारा तरह बहन कर फूट पड़ा। माँ डर गई, पूछ बैठी, क्या हुआ बेटी, तुम खुश नहीं हो क्या? माँ तो माँ होती हैं, कहीं भाप न ले, इसलिए सुधा ने आंखें पोंछ लीं और बोली, माँ बहुत दिन बाद मिली हूँ ना तुझसे, तो खुशी की आंखों से आंसू रुक नहीं पाई। कुछ देर यहाँ वहाँ के गपशप के बाद सभी भाई बहन उसके साथ आए। कीमती सूटकेस को देखने लगे और खुश होकर पूछने लगे, बताओ ना दीदी, जीजा जी ने हमारे लिए क्या भेजा है? सुधा कुछ देर के लिए विजय की बातों को भूल गई थी, लेकिन फिर से उसके दिमाग में बीती हरी बातें
बातें हरी हो गईं। सबको आश्चर्य से देखते हुए बोली, ओह अब मैं क्या करूं? क्या हुआ दीदी? छोटी बहन ने आश्चर्य से पूछा। अरे क्या बताऊं छोटी, हड़बड़ी में वो वाला सूटकेस तो वहीं छूट गया जिसमें तुम्हारे लिए उपहार और माँ के लिए साड़ियाँ रखी गई थीं। माँ ने सुधा के माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, छोड़ो ना बेटा, हम तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हो रहे थे, तुम्हारे उपहार के लिए नहीं। तू मेरे लिए सबसे बड़ी उपहार है। माँ से झूठ बोलकर सुधा का हृदय छलनी हो गया था। वो कैसे और क्या बताए कि उसके पति के दिल में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, और उपहार तो दूर की बात है। कुछ दिन बाद रहने के बाद एक दिन सुधा की सास ने वापसी के लिए गाड़ी भेज दी। सुधा के पिताजी का मन था कि दामाद जी उसे लेने आते, पर विजय को गवारा नहीं था वो सुधा को मायके से ले जाए। सुधा ने पिता का मान रखने के लिए विजय से दबे स्वर में कहा, सुनिए जी, माँ चाहती हैं कि आप मुझे लेने आते तो अच्छा होता, हमारे यहाँ की यही परंपरा है। विजय बौखला गया। उसने साफ कह दिया कि आना चाहती हो तो आ जाओ, नहीं तो उसे कोई शौक़ नहीं है उस घटिया जगह पर दोबारा जाने का। और हाँ, मैं तुम्हारी माँ का ख़रीदा हुआ गुलाम नहीं हूँ जो मुझे आदेश दे रही हैं, समझी? सुधा के कानों में जैसे कोई आग का गोला दाग रहा हो। उसने बहुत दिनों से अपने अंदर की ज्वालामुखी को दबा कर रखा था। विजय के अहंकार भरे शब्दों को सुनकर अचानक से उसका आक्रोश फूट पड़ा। वो भूल गई कि उसके आसपास कौन खड़ा है। क्रोध से उसके ओठ कांपने लगे। वो बोली, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, आपको जितना अपमान करना हो मेरा कर लीजिए। मेरी माँ को आप कुछ भी कह लें, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। आप समझते क्या हैं? इन लोगों ने अपनी बेटी अपने से ऊंचे हैसियत वाले परिवार में करके कोई गुनाह कर दिया है क्या, जो एहसान के तले दबे रहेंगे और अब आप चाहें तब उनका अपमान करते रहेंगे? भ्रम में हैं आप। मुझे नहीं आना है वैसे घर में जहाँ मेरे माँ बाप को सम्मान न मिले। दूसरी बात, बहुत हो गया मेरी माँ तेरी माँ का आलाप सुनते हुए। मैं जानती हूँ कोई आदर नहीं करते हैं आप अपनी माँ का, सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं, क्योंकि जो माँ का सम्मान करते हैं वो सबकी माँ का सम्मान करते हैं। मैंने कभी भेद नहीं किया आपकी माँ और अपनी माँ के बीच। जाइए, बोलिए अपने ड्राइवर को गाड़ी लेकर वापस चला जाए। सुधा ने फ़ोन काट दिया और कमरे से बाहर निकल गई। सारे परिवार वाले सुधा के आक्रोश को देखकर दंग रह गए थे। सीधी सादी और सबको प्यार बांटने वाली सुधा के अंदर इतना तूफान भरा था। उन लोगों ने लाख समझाने की कोशिश की, पर वो जाने के लिए तैयार नहीं हुई। उसने भी शर्त लगा दी कि वो तभी जाएगी जब विजय उसे लेने आएगा। इधर विजय सुधा की बात सुनकर गुस्से में उबलता हुआ कमरे से बाहर निकला, और जैसे ही आगे कदम बढ़ाया वो ठिठक गया। बगल वाले कमरे में उसकी दीदी मायके आई हुई थी और सिसक कर रो रही थी। वो तुरंत अंदर गया और बोला, क्या हुआ दीदी, आप ठीक तो हैं? इतना सुनते ही तन्वी, जो आंसू छुपाने का प्रयास कर रही थी कि आंसू की धारा फूट पड़ी, बोली, भैया ये मर्दजात क्यों नहीं समझते कि उनकी पत्नी को सिर्फ प्यार की आवश्यकता होती है। जैसे हम सासू माँ का सम्मान करते हैं वैसे मेरे पति भी मेरी माँ का सम्मान क्यों नहीं करते? क्यों बात बात पर मेरी माँ को नीचा दिखाते हैं? हम अपना घर बार सब छोड़कर बिना आराम किए सबका ख्याल रखती हैं और फिर उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं। मैं तंग आ गई हूँ भैया, मैं नहीं जाऊँगी वहाँ, कभी नहीं। ये कहकर तन्वी विजय से लिपट कर सुबकने लगती है, जबकि विजय अपने ही ख्यालों में मगन अपने आप से नज़रें नहीं मिला पाता है। उसे खुद से घृणा हो रही थी कि मैंने भी तो यही किया, बात बात पर सुधा का दिल दुखाया, जबकि वो हमेशा हमारे लिए तत्पर रहती। विजय को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो तन्वी को चुप करा के तुरंत बाहर जाता है और बाजार से ढेर सारी शॉपिंग करके उधर से ही सुधा के मायके पहुंच जाता है। दरवाजे की बेल दबाता है और सुधा दरवाज़ा खोलती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है। विजय दरवाजे पर ही सुधा का हाथ पकड़कर नीचे बैठ जाता है और सुधा से क्षमा करने की भीख मांगता है, जिसे देखकर सुधा कहती है, उठ जाइए, क्या कर रहे हैं आप, सब देख रहे हैं। विजय आंखों में आंसू लिए बोलता है, देखने दो, जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं करोगी तब तक मैं नहीं उठूँगा। ठीक है, माफ़ कर दिया। सुधा के घर वाले ये सब देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और विजय अंदर जाकर सबके लिए लाए तोहफे दिखाता है। सुधा अंदर ही अंदर भगवान को खूब धन्यवाद करती है। तभी अचानक फिर से डोरबेल बजती है। सुधा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है उसकी नंद आई हुई है। सब उसका स्वागत करते हैं। तभी तन्वी विजय से बोलती है, तो भैया कैसी लगी आपको मेरी एक्टिंग? विजय हैरान हो जाता है लेकिन खुश भी होता है और धन्यवाद देते हुए कहता है, थैंक यू दीदी, मुझे एहसास दिलाने के लिए। सुधा भी सब समझ जाती है और मन ही मन अपनी प्यारी नंद को धन्यवाद करते हुए उनके गले लग जाती है। तो तन्वी सुधा से कहती है, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें फ़ोन कर लिया था और तुम्हारी परेशान सी आवाज़ सुनकर तुमसे पूछा कि क्या हुआ है। चलो शुक्र है अब सब अच्छा है।